Very good morning, good evening and good afternoon to everyone. हमारी क्लास 11th आज हमारा रैपिड रिवीजन का या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का आज हमारा 4th डे है और आज हम मेरे साथ यूनिट 4 को कवर करने वाले हैं। 3 यूनिट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे होने वाले हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लांट फिजियोलॉजी में क्रैब्स साइकिल है, हार्मोन कंट्रोल है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है ना, आपका C3 साइकिल है, C4 साइकिल, इस बड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो देखिएगा, तो आज आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। तो आज आप मेरे साथ कवर करने वाले का यूनिट नंबर 4। तो कौन ऐसे टॉपिक्स जो आपके एकेडमिक्स में पूछे जाने वाले हैं और ऐसे टॉपिक्स जो आपके किसमें आपके नीट में पूछे जाने वाले हैं, वो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप जानते हैं, आप आगे पढ़ेंगे और ह्यूमन फिजियो, तो ह्यूमन फिजियो का वेटेज बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू प्लांट फिजियो, लेकिन प्लांट फिजियो का वेटेज भी कम नहीं है। मतलब उसे आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं से आप एलिमिनेट कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिएगा, प्लांट फिजियो बच्चा बड़ा डरता है कि नहीं सर हमसे नहीं होगा, कि नहीं सर बड़ा डिफिकल्ट है। इसका एक रीजन है, ठीक है, कि प्लांट्स को हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। हमारी दिक्कत है कि हमें प्लांट समझ में नहीं आएगा, हमारा एक माइंड मेकअप है पहले से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा है तो अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन की साइकोलॉजी। समझ रहे मेरी बात को आप? साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, आपने अभी एक मूवी आई छावा, आपने देखा था ना, उसमें एक बहुत हिटलाइन थी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। समझ में बात? मतलब सब कुछ आपका दिमाग आपके ब्रेन से कंट्रोल होता है। अगर आपने इसे नेगेटिव कर लिया तो 100% चीजें नेगेटिव चली जाएंगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को जब न्यूरल कंडीशन सिखाया है, आप जानते हैं, मैंने आपको ब्रेन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बताया। ब्रेन वैसे ही एक्ट करता है जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप उसे कराना चाहते हैं। आपको ब्रेन जैसे जैसे आप अपने हिसाब से सिग्नल देंगे, ब्रेन वैसा ही फील करेगा। आप दुख के देंगे, आप फील सैड, आपको बुरा लगेगा नहीं, आप सैड, आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। बहुत से लोग आप देखो, कितना भी एक्साइटमेंट हो, कितना भी उनकी जिंदगी में लाइफ में कितना भी सैडनेस हो, उनके फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं आते। ये इमोशंस को कंट्रोल करना कहलाता है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेन को एक डायरेक्शन में काम करने दें। बात मेरी समझ रहे हैं आप? क्योंकि ब्रेन जब एक डायरेक्शन में काम करेगा तो जब उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगा, गुड फॉर यू, गुड फॉर योर फ्यूचर। दैट्स व्हाई बाकी चीजों पे फोकस ना करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के होने वाले हैं। समझ से चलेंगे, ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। देखो, तो आज हम बात करेंगे आपसे यूनिट नंबर 4 के बारे में। डे 4 है हमारा और यूनिट हमारे पास 4 पर प्लांट फिजियो या प्लांट फिजियोलॉजी। जब कहीं पर बेटा नाम प्लांट फिजियोलॉजी का आता है तो एक नाम आपको इंडियन साइंटिस्ट का जरूर याद होना चाहिए। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है, बोले तो क्या, जेसी बोस, या बोले तो जगदीश चंद्र बोस। ये नाम आपके दिमाग में घर कर जाना चाहिए कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी इन इंडिया है, आपको पता होना चाहिए। बहुत देखो, इंडिया में गिने चुने साइंटिस्ट हुए हैं, तो उनका नाम और उनका रोल आपको जरूर पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी क्या है आप जानते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील द स्टडी ऑफ वाइटल फंक्शन ऑफ कौन? प्लांट्स। अपन ह्यूमंस पढ़ेंगे तो वहां क्या, वाइटल फंक्शन ऑफ कौन? ह्यूमंस। वाइटल फंक्शंस क्या होते हैं? जिनके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं। दोज फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर दोज एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी व्हिच आर एसेंशियल टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जिनके बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? वाइटल फंक्शन। जैसे प्लांट में आ जाओ, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन है। ह्यूमंस में आ जाओ, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, सर्कुलेशन है, ट्रांसपोर्ट है, सब बातें वही सर्कुलेशन में, सॉरी, एक्सक्रीशन है, लोकोमोशन है, ये सब उसी के अंदर। ये सब वाइटल फंक्शन है कि इनके बिना बॉडी कहीं भी किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बात समझ में आ गई? बेसिक है, मैंने आपको बताया। देखो, आप इसमें 3 चैप्टर पढ़ेंगे, 11, 12, 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो देखो जरा, अब आप सबसे पहले यहां से देखिए, आप फोटोसिंथेसिस को पढ़े, तो आप क्लास 10th में 9th में पढ़कर आ गए, बहुत चीजें हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। एक बात समझ लो आप, देखो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अपन लिखते क्या थे, पहले अपन ने क्या लिखते थे, लोग बच्चे लिखते 6CO2 प्लस क्या, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कौन? वाटर। आज भी बहुत सारे टीचर्स रिएक्शन ऐसे ही लिखवा देते हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, यहां से क्या बना दिया, ये बना दिया कौन? ग्लूकोज, ओके। और यहां से क्या बना दिया आपको? 6O2, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपका बन गया रिएक्शन।
ठीक है। लेकिन बेटा ये रिएक्शन गलत है, रूबेन एंड कामेन ने इसे गलत प्रूव कर दिया था, क्योंकि एक्चुअल में अगर इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाए तो यहां पर पता लगता था कि O2 कहां से आती है, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन रूबेन एंड कामेन ने इस बात को गलत प्रूव कर दिया। उन्होंने बताया जो एलिमिनेशन ऑफ O2 होता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखो हमने लिखा नहीं है, यहां सनलाइट होगा, ये एसेंशियल है, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होगा सनलाइट एंड कौन बेटा, क्लोरोफिल, शॉर्ट लिखे में ऐसे यहां पर रहेगा सेम, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा, देखो यहां क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये आपकी सही रिएक्शन, ठीक है। तो जो ये O2 होती है कहां से आती है, ये वाटर की स्प्लिटिंग से आती है। ध्यान देखो कहां होती है, लाइट रिएक्शन में आती है। फोटोसिंथेसिस दो स्टेप में पूरा होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में होता है, मतलब बोले तो थैलेकॉइड, एग्जैक्टली थैलेकॉइड के अंदर होता है। जबकि अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, डार्क रिएक्शन का होता है स्टोन वाले पार्ट। तो लाइट रिएक्शन जो होता है उसे लाइट कहते हैं कि दैट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, वो सनलाइट की एब्सेंस में उसका कोई भी लेना देना नहीं होता। डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट होती है, मतलब डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन लाइट रिएक्शन की ड्यूरिंग जो एनर्जी बनी होती है, जो कहाँ यूज होती है, फूड के सिंथेसिस में, कहां से आती है, लाइट रिएक्शन से आती है। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। उसे ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने भी देखा, इसलिए ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और एक बात और समझो, लाइट रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं, होता है साइक्लिक, दो तरह से होता है, नॉट दो स्टेप, दो तरह से होता है, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के ड्यूरिंग ही O2 इवॉल्व होकर आती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। क्लियर, आपको आना चाहिए, जरूरी था, देखो मैंने बताया ये रिएक्शन वाली बात भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कह रहे व्हाट डू वी नो, तो आप जानते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, लाइट वगैरह आपको एसेंशियल एलिमेंट्स आपको चाहिए। देखो ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, ये देखो यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट है, आप लोग देख सकते हैं, देखो ये जोसेफ प्रेस्ले ने करा के दिया, लिखा हुआ है प्रेस्ले एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, देखो क्या किया, देखो यहाँ से माइस को कैंडल के साथ रखा, एक जार को पूरी तरह से बंद कर दिया जार के अंदर, तो क्या देखा, कुछ समय के बाद माइस की भी डेथ हो गई और कैंडल भी क्या हो गई, कैंडल भी जो बर्न कर रही थी क्या हो गई, वो बंद हो गई, उसकी जलना बंद हो गई, ठीक है। क्यों, अब हुआ क्या, आपको पता है ये एक्सपेल कर रहा हो तो इसमें कौन निकल रहा हो, CO2 कार्बन बढ़ रहा हो, इससे कौन निकल रहा हो, CO2, तो इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ गया। जैसे किसी भी चीज को बर्न करने के लिए किसका होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, फिर प्लांट रख दिया, तो देखो दोनों, अब देखो CO2 ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्या देखो या माइस आराम से जिंदा रहा, क्यों कि अब जो CO2 ये निकाल रहा था, जो ह्यूमन से निकल रही, मतलब जो इस माइस से निकल रही थी, किसने एब्जॉर्ब कर ली, प्लांट। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का भी काम करते हैं, मतलब प्यूरिफाई ऑफ एयर कौन करता है, प्लांट्स करता है, ठीक है। हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, ये जो अर्ली एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री के अंदर काउंट करते हैं बेटा, ये आपका ज्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है, एकेडमिक्स में इसके चांस थोड़े कम है, ठीक है। एक बात और समझ लो, यहाँ से एक बात और बताई मैंने, एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपको मैंने सिखाया, रिगार्डिंग एक्टिविटी जरूरी है, वो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये सब देखो हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये ज्यादातर आपसे कहां पूछा जाएगा, ज्यादातर आपसे कंपटीशन में पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक बात आप मेरी समझो, जैसे कि यहां से मैंने आपको एक्सपेरिमेंट सिखाया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और मैंने क्या सिखाया, और मैंने सिखाया कौन कौन बताओ, सनलाइट हो गया, ठीक है, और कौन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, तो कौन बचा, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। थ्री एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को कराए हैं, केस बेस के लिए तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन कभी भी अराइज हो सकता है, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर द 4 मार्क्स की केस स्टडी आपको आएगी, तो 4 मार्क्स में एक कॉन्सेप्ट आपका यहां से भी पूछा जा सकता है, तो गेट रेडी फॉर दैट आल्सो, ओके। अब देखो वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो आप जानते हैं, देखो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो आप ध्यान से देखो, ये आपको मैंने वहां भी सिखाया है, तो मैंने आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ाया, तो देखो जरा ध्यान से देखो, सॉरी नॉट सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सॉरी गलत बोल दिया मैं। अब देखो ये स्ट्रोमा है, ठीक है, स्ट्रोमा, यहाँ कौन सा रिएक्शन होता है, तो यहाँ होता है कौन सा रिएक्शन बच्चों, डार्क रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ होता है डार्क रिएक्शन, जो लाइट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड ना करके कैसे डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली, ओके। ये देखो ये ग्रेना है, यहाँ कौन सा रिएक्शन होता है, ये होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में एसिलेटरी पावर बनती है, मतलब एनर्जी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में, या तो एटीपी, दो फॉर्म होती है एटीपी और NADPH की NADPH2 की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसिमेट्री पावर, एक और मिलाकर देखना है एसिमेट्री पावर। तो देखो लाइट रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं, मैंने आपसे बोला, एक होता है क्या
एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक कौन सा होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकला होता है वापस अपने रिएक्शन सेंटर को आ जाता है, ठीक है, और नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किससे फिल होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, ठीक है। क्लियर होगी दोनों बातें? कहां पर फोटोसिंथेसिस होगी? वेयर डज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। यहां से मैंने आपको एक बात और क्लियर करा दी, ठीक है। देखो जरा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, आपको मैंने पीछे वाली यूनिट में आपको सेल द फंडामेंटल ऑफ सेल द स्ट्रक्चरल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया हुआ कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाने के लिए भी और लेबलिंग के लिए भी दोनों जगह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी कॉन्सेप्ट में आपसे पूछा सकता है, यहां पर भी काम में आ गया। अब देखो पिगमेंट कौन कौन आपको बता दें, एक बार समझ लो। मेजर पिगमेंट्स कौन? क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, और हमारे कौन? कुछ फाइकोबिलेंस, ठीक है, देखो लिखा भी होगा। अब क्लोरोफिल 5 टाइप का होता है, ए बी सी डी एंड ई। इन 5 में से सिर्फ क्लोरोफिल ए ही एक ऐसा क्लोरोफिल है जिसके पास सोलर रेडिएशन को किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कर दिया, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल होता है। बाकी सिर्फ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करके किसे देते हैं? प्लांट को देते हैं। अब देखो जो सोलर रेडिएशन अर्थ पर आ रहा होता है विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल में से भी सारा का सारा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो हिस्सा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है उसे पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार का प्लांट 2 से 10% लेते हैं, जबकि किसका टोटल सोलर रेडिएशन कितना लेते हैं? 1% लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? पार वाली बात समझ में आई? जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो 2 कलर की होती है, रेड एंड ब्लू, ठीक है, क्लियर। मैक्सिमम रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस का कलर रेड और ब्लू का होता है, ठीक है। तो इनका काम क्या है? इनका काम सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देना है। अब जानते हैं एनर्जी को ना तो क्रिएट किया सकता है ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ हम उसे वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? या वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया? सोलर एनर्जी है, किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी। क्लियर होगी बात? ठीक है। देखो ग्राफ थोड़े कम पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है ग्राफ वाले पार्ट पर, ठीक है। यहां से देखो, अब देखो ये लाइट रिएक्शन है, तो देखो ये देखो ये फोटोन को सोलर एनर्जी आ रही है, देखो ये, और यहाँ से ये प्राइमरी रिसेप्टर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर लगा हुआ है, यहाँ से लेके पिगमेंट्स है जो मैक्सिमम सोलर एनर्जी को कैप्चर करके किसे देंगे? इसके रिएक्शन सेंटर पे देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो दो तरह से होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अगर आप पढ़े होता है साइक्लिक, देखो यहाँ देख सकते हैं आप, एक होता है नॉन साइक्लिक, देखो यहाँ देखो दोनों ही दिखा रखे हैं क्या? नहीं, ओके, नॉन साइक्लिक तो यार साइक्लिक आ गया क्या? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, देखो ये देखो साइक्लिक, देखो देख रहे हो आप, यहां से देखो इलेक्ट्रॉन निकला और वापस कहां आ गया? ये कहां आ गया? वापस दोबारा से किसके पास आ गया? रिएक्शन सेंटर के पास आ गया। तो इसे कहते हैं क्या? ये रिएक्शन सेंटर 1 है आपका P700, अब P जो रिएक्शन सेंटर 2 था P, जिसे कहते हैं उसका रिएक्शन सेंटर P680। तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? वापस आ गया। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं कौन सा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइड रिएक्शन। अब यहां देखो, अगर आप यहां थोड़ा सा ध्यान दो तो देखो यहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो यहां से चला, तो आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी बातों को। यहां से देखो इलेक्ट्रॉन देखो यहां से चला, यहां से निकला, ये देखो ऐसे यहां से निकला, यहां से होते हुए ऐसे होते हुए देखो ये वापस नहीं आया ना, यहीं चला गया, वापस नहीं आया। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली वो किससे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से फिल हो गई। तो देखो अब आप देखो ना कैसा है, जेड ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, जेड स्क्रीन भी कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एनर्जी दोनों फॉर्म में बनती है, एटीपी और एनएडीपी, ठीक है। यहाँ पर एक एनएडीपी रिडक्टेज नाम का एक मॉलिक्यूल लगा होता है, एंजाइम लगा होता है जो क्या करता है? एनएडीपी प्रोडक्ट कराता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला देखो भाई, तो ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दोनों आने चाहिए, जेड स्क्रीन जिसे कहते हैं आपको आना चाहिए। इसमें अगला देखो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये कॉन्सेप्ट दो जगह काम में आता है बेटा। कहाँ दो जगह काम में आता है? एक तो फोटोसिंथेसिस में काम में आता है, और एक कहां आता है? एक काम में आता है आपका, अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन में, प्लांट्स एनिमल दोनों के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है, कैसे इलेक्ट्रॉन का बैलेंस होता है, कैसे ल्यूमेन के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे होते हैं, ये डायग्राम आपसे लिखने के लिए भी आ सकता है, बनाने के भी आ सकता है। और इसके इवेंट तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कि मैं आपसे कह दूं कि ये वाला पार्ट आपसे नहीं पूछा जाता, बिल्कुल नहीं है, ये एनसीईआरटी में बना हुआ, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद देखो अब इसमें जो डार्क रिएक्शन होती है, तो जो एटीपी वगैरह यूज का होता है, तो देखो डार्क रिएक्शन के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास क्या है? दो तरह साइकिल होती है, कैल्विन साइकिल की अगर हम बात करें तो देखो 3 हिस्से का पूरा होता है डार्क रिएक्शन, क्या कार्बोक्सिलेशन, या उसको नाम का एक एंजाइम होता है जो कार्बोक्सिलेशन कराता है। क्या पहला सेल मॉलिक्यूल क्या बनता है? दो तरह के प्लांट्स होते हैं, C3 और C4। अगर पहला सेल प्रोडक्ट बोले, अगर वो C3 साइकिल और C4 साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है,
कोई भी आपसे बनाने को या फिर लेबल कराने को आ सकती है। C3 प्लांट के कंपेयर में C4 प्लांट मोर एफिशिएंट होते हैं। अब आप कहेंगे सर C3 प्लांट और C4 प्लांट कौन से होते हैं, तो देखो समझ लो मेरी बात ध्यान से। जिनमें जब डार्क ग्रेडेशन होता है, बनने वाला पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं C3 साइकिल। और जहां बनने वाला पहला स्टेबल मॉलिक्यूल कितने कार्बन होता है, 4 कार्बन होता है, कहते हैं कौन साइकिल, C4 साइकिल। C3 प्लांट के कंपेयर में C4 प्लांट मोर एफिशिएंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास क्रांच नहीं पाई जाती है, तो उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता या C2 साइकिल रन नहीं करती। 3 स्टेप में पूरा होता है, कार्बोक्सिलेशन हो गया, रोच को एंजाइम कराएगा। देखो मोस्ट अबंडेंट केमिकल है अर्थ का, ये देखो। और फिर होता है कौन, देखो सबसे पहला होगा कौन, कार्बोक्सिलेशन, फिर कौन रिडक्शन या टाइल्सफॉस्फेट, फिर कौन होता है रीजनरेशन ऑफ आरयूबी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कौन सा प्राइमरी कौन सा एक्सेप्टर होगा, CO2 कौन सा पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, ये बातें आपको यहां से आनी चाहिए। तो C3 साइकिल और C4 दोनों आ सकती है आपसे, तो दोनों आपको आनी चाहिए। और दोनों में डिफरेंस भी आप लोगों से देखिए, ये देखो C4 साइकिल है, दो सेल होगी, न्यूक्लियोफिल सेल होगी, बंडल सेल, तो प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट यहां से लगेगा, आपको आना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें इस वाले चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। फोटो रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट कंपटीशन में जरा पूछा गया, थोड़ा कम आता है, तो थोड़ा आप डराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम आपको फोटोसिंथेसिस से चल जाएगा, इतना पढ़ने में आपका काम यहां से हो जाएगा। ठीक है, चलो इसे बैक कर लेते हैं। देखो अगला हमारे पास कौन है बेटा, तो अगला हमारे पास कौन आता है, अगला हमारे पास आता है रेस्पिरेशन। अगर आप देखेंगे मेरे साथ, सॉरी गलत हो गया, तो उसी पर आ गए, फाइल कमांडर हमारा का ये आ गया, तो ये हमारे पास कौन आया, देखो अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। देखो वैसे तो हम लोग कहते हैं ना रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक रिएक्शन है, लेकिन ये रेस्पिरेशन एक कैसा है, एम्फीबोलिक रिएक्शन है। आप ये बात मैंने आपको रेस्पिरेशन प्लांट में सिखाई कैसे है, ये बात आपको आना। तो देखो रेस्पिरेशन में सबसे इंपोर्टेंट पहला स्टेप इसमें ग्लाइकोलिसिस, देखो जरा। ठीक है, ये तो बहुत कम वाला पार्ट है जो आपसे कंपटीशन पूछा जाएगा। यहाँ देखो सबसे इंपोर्टेंट इसमें क्या है, ग्लाइकोलिसिस बहुत इंपोर्टेंट है। देखो ये यहां से स्टेप आने वाले 10 स्टेप। देखो ये स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज जो 5 फेज होती है बेटा, उन्हें कहते हैं हम लोग क्या, पे ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज। लास्ट वाले जो 5 फेज होते हैं क्या कहते हैं, क्या, पे ऑफ फेज। क्यों कहते हैं, आपको रीजन आना चाहिए, कौन सा मॉलिक्यूल कहां पर एनर्जी जनरेट हो रही है, कहां पर यूज हो रही है, दोनों आपको आना चाहिए। यहां से ओवरऑल एक बैलेंस भी बनाने को आती है, आपको आना चाहिए। 38 ATP कैसे बनते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है कि एनारोबिक में कम। एनारोबिक में क्या होता है, एनएरोबिक के केस में अगर आप डिस्कस कर ले बेटा, तो वहां पर ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से NADPH2 मतलब एक NADPH2 या NADPH, NADP जो होता है वो क्या 3 ATP के इक्वल होता है, और एक FADH2 किसके फॉर्म में होता है, एक FADH क्या होता है किसके फॉर्म में, 2 ATP के इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हो गई, समझ में आई बात आप लोगों को, ध्यान से समझो। अब रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनारोबिक है, कोई मैटर नहीं करता, दोनों ही केस में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस कॉमन होगा। एक बात समझ लो यहां ध्यान से, हम कोई भी O2 का मॉलिक्यूल यूज नहीं करता, O2 का मॉलिक्यूल लास्ट में ETS या ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होता है, टर्मिनल रिएक्शन, जहां पर प्रोटॉन्स को बैलेंस किया जाता है। इससे पहले कहीं पर भी ऑक्सीजन का कोई भी यूज नहीं होता। तो ये बात आपको यहां से आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी बात, मैंने आपको बता दिया। अगला देखो फर्मेंटेशन में आपको बताई दी मैंने, आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनेगा, तो मतलब कैसे फर्मेंटेशन जो होता है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ O2 से फर्मेंटेशन कहते हैं। तो लैक्टिक एसिड कब बनेगा, इथेनॉल कब बनेगा, ये बातें आपको यहाँ से आनी चाहिए। टाइप्स वाला पार्ट है, आपको अगले वाले चैप्टर में पढ़ाया है, मतलब रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। ठीक है, वहां से भी आपको आने चाहिए, एरोबिक आ गया। तो जब एरोबिक होता है तो देखो एक बड़ा इंपोर्टेंट स्टेप होता है इंटरमीडिएट स्टेप, ये देख पाएंगे आप यहाँ। तो क्या होता है, कार्बन कितने होता है, देखो नॉर्मली समझो मेरी बात को, लाइन में होता क्या है, 10 स्टेप में होता क्या है, आप थोड़ा समझ लो। एक्चुअल में आपके पास देखो कौन आया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आता है, कौन आता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आता है। ठीक है, और ये बनाता क्या है, यहाँ पर 10 के 10 स्टेप होते हैं, कैसे होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन से होता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, बनाता है पाइरुवेट या फिर पाइरुवेट एसिड, कुछ लिख लो जो आपको ठीक लगे। चलो मैंने पाइरुवेट लिख दिया, अब समझो यार ध्यान से समझो, ये कितने कार्बन है, ये कितने कार्बन, 6 कार्बन, और ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, रिएक्शन बैलेंस में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो अगली साइकिल होती है क्रैब साइकिल, तो यार सिट्रिक एसिड साइकिल हम लोग कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल होती है। देखो आप देखेंगे तो होता है क्या, उसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल चाहिए होता है, 2 कार्बन। हमारे पास कितने बनकर आया, एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद 3 कार्बन। तो क्या होता है, यहां से पहले इंटरमीडिएट स्टेप होता है, जब एक कोएंजाइम क्या करता है, पाइरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसे सिट्रिक एसिड साइकिल को कहते हैं। देखो तो पहला स्टेप कौन होता है, सिट्रिक एसिड, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ध्यान से समझ लो, यहां से इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात।
ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, देखो ये हमारे पास क्रैब साइकिल भी होती है, अपन क्या कहते हैं क्रैब साइकिल भी कहते हैं, हेंस क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, इसलिए इसे क्या कहते हैं क्रैब साइकिल भी कहते हैं। इंपोर्टेंट है, तो मैंने अभी आपसे बोला C3 साइकिल, C4 साइकिल या क्रैब साइकिल, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो गेट रेडी फॉर दैट आल्सो। ठीक है। ईटीएस जो है बेटा ये आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे डायग्राम इसका बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आपको बनाने को आएगा नहीं। इसमें आपका टर्मिनल रिएक्शन या टर्मिनल ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, ये बनाने को नहीं आएगा। सो आराम से चिल रहो, मस्त रहो, बहुत डिफिकल्ट आएगा बनाने को नहीं है। तो ये रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट मैंने आपको बनानी सिखाई है कि कितने एटीपी कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, कॉन्सेप्ट आपको वहां से जरूर आना चाहिए। अगर आपको सीखना है मेरे साथ तो आपको आना चाहिए, देखो जरूरी है। और आगे आ जाओ, और एक कॉन्सेप्ट यहां से है रेस्पिरेशन एज एम्फिबोलिक पाथ। कैसे एम्फिबोलिक होता है, तो कुछ चीजों की क्या होती है सिंथेसिस, और कुछ का क्या होता है ब्रेकडाउन। जहां दोनों तरह की रिएक्शन होती है कैटाबोलिक और एनाबोलिक, तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं एम्फिबोलिक। एम्फी का मतलब ही क्या होता है बोथ होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई, चलो ठीक है। ये आपसे रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी सभी को। देखो और एक हमारे पास इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो ये कॉन्सेप्ट क्लास 12 में भी काम आएगा। अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक जो ग्रोथ होती है बेटा, माल्थस थ्योरी का कॉन्सेप्ट होगा, वहां बताया गया है कि जो हमारे फूड के रिसोर्सेज बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते हैं अर्थमेटिकली बढ़ते हैं, जबकि जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन वो कैसे बढ़ती है जियोमेट्रिकली बढ़ती है। दैट्स व्हाई, इसी वजह से आने वाले समय में वर्ल्ड वॉर 3 होगा। क्यों? ना तो रहने की जगह होगी, ना ही खाने को खाना होगा, ना तो दैट्स व्हाई, इसी वजह से क्या होगा वर्ल्ड वॉर 3 होगा। ठीक है। देखो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंट होगा। क्या होता है, अगर आप बात करो ग्रोथ क्या है एक तरह का क्वांटिटेटिव चेंज है, जबकि डेवलपमेंट क्या है क्वालिटेटिव चेंज। डेवलप ग्रोथ इज अ इनिशियल स्टेप फॉर डेवलपमेंट, मतलब हम लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, विकास जिसे कहते हैं। ग्रोथ क्या है वृद्धि, बढ़ना। पहले अपन बोन के छोटे से देखे कितने बड़े हो गए, देखो वेट हमारा कितना बढ़ गया, ये ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट को मेजर नहीं करते। डेवलपमेंट क्या होता है थ्रू आउट द लाइफ चलता है, जबकि ग्रोथ एनिमल्स में एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, समझ में आगे बात, क्लियर हो गया। यहां से 3 बातें आपको टर्म आपको आने चाहिए, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन क्या हो। ठीक है, क्लियर। देखो ग्रोथ इज मेजरेबल, यस ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, देखो ये ग्रोथ ही तो है। ठीक है, देखो लिखा इंडिटरमिनेट का मतलब होता है मतलब अनलिमिटेड, कोई कंट्रोल नहीं होता उसमें, चलती रहती है। पनिशमेंट इशू वैसे होता है, ग्रोथ इज मेजरेबल, यस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पर मैंने आपको बताई हुई कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से आ जाओ, यहां से कौन सा जो ग्रोथ रेट आ गया अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक। ठीक है, तो अर्थमेटिक में जब 1 से 2 से तो एक ही साइड डिवाइड करते हैं, एक मैच्योर हो जाती है, जबकि मतलब 1 से 2 3 4 5 ऐसे डिवीजन होता है। जियोमेट्रिक में 1 2 4 8 16 13 ऐसे बढ़ते हैं, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ फास्ट नहीं होती, इसी वजह से पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है और फूड के रिसोर्सेज कम, इसी वजह से क्या होगा वर्ल्ड वॉर 3 होगा। क्लियर होगी बात। ये देखो यहाँ से ये दो डायग्राम इंपोर्टेंट है, ये वाला कम इंपोर्टेंट है, ये आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए, दोनों की इक्वेशंस आपको आनी चाहिए अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक की। ये कॉन्सेप्ट आगे पूछेगा, लैग एक्सपोनेंशियल और कौन सा लैग फेज लॉग फेज निकलाते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉग फेज भी कहते हैं। इक्वेशन दोनों की आपको आनी चाहिए। यहां से न्यूमेरिकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ का मैंने आपको सिखाया, नीट में कई बार आ चुका है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होता है, रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, आपको आना चाहिए। और आगे देखो कंडीशंस फॉर ग्रोथ दो तरह की होती है, एक्सटर्नल फैक्टर एक इंटरनल फैक्टर। प्लांट के पास अगर मान लीजिए बाहर से कंडीशन अनफेवरेबल हो गई, बॉडी के अंदर कोई चीज की कमी हुई, न्यूट्रिएंट की कमी हुई, तो ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, हमारी बॉडी में सेम होता है, देखो बीमार पड़ जाता है ग्रोथ हो गया नहीं हो जाती। ये 3 टाइम मैंने आपको बताया, आपको आने चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट मैंने आपको पीछे बता दिया, देखो ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी क्या होता है, जब किसी जो होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लांट में अपनी लीफ के शेप को बदलने का पोटेंशियल से कहते हैं प्लास्टिसिटी कहते हैं। आप धनिया को देख लो, सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग, उसकी मैचुरेशन से लीफ अलग हो जाती है, ये प्लास्टिसिटी है। ठीक है, अब देखो अगली बात है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। भाई तो 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। कौन सा कैसे काम करेगा, किसके काम करने का तरीका क्या है, उसका एक्शन क्या है, ठीक है, वो कौन से केमिकल कंपाउंड है, कैसे काम करेगा, तो हार्मोन्स वाले पार्ट में सारी बातें गिनी चुनी बातें आपको लिखाई गई, दोनों क्राइटेरिया आपको लिखाया गया है, दोनों बातें आप लोगों को आनी चाहिए। कौन सा किस तरह के मूवमेंट को शो करेगा, तो हार्मोन वाला पार्ट सारा का सारा आपको ब्रेक करना है। ठीक है, यहां से जो चीज आप एलिमिनेट कर सकते थे मैंने बताया, वो आपको नहीं पढ़नी है, आप उन्हें रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, देखो लास्ट में एक हमारे पास बची है, इसे कहते हैं ह्यूमन फिजियो, उसे मैं आप लोगों को कल करा के दूंगा। तब तक आप इतना पढ़िए। देखो जितनी बातें आपको बताई ना, मैंने आपसे बोला था लगभग, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं से आप मुझे देख रहे हैं, लगभग 70 to 90% पेपर आप लोगों का यहीं से आने वाला है। समझ लो, अब आप एकेडमिकली प्रेप करेंगे तो 10% या लगभग 70 से 90%, यू कैन अचीव टू मच मार्क्स
इफ यू कंप्लीट दिस सीरीज, अगर आपने सीरीज को पूरा किया है तो आप 90% से भी ज्यादा लेक्चर मतलब उसे कवर कर सकते हैं। मतलब बात में चलो कि लगभग आपको सिर्फ 3 आवर्स देने, 3 क्यों, हाँ अप्रोक्स लो 2.5 आवर मान चलो मेरे हिसाब से, कुछ प्लस हो सकता है। 2.5 से 3 घंटे में आप 70 to 90% क्वेश्चंस को अचीव कर सकते हैं अगर आप टॉपिक को रिवाइज कर ले। अब वेरी वेरी थैंक यू टू एवरीवन। ठीक है, तो इस मेरे साथ सीरीज में लगे रहे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। बेस्ट ऑफ लक।